हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज का कहानी में एक परिवार की बात है जिस परिवार में भरा पूरा परिवार होता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो। इस परिवार में पति पत्नी के अलावा इन दोनों के बीच में टोटल 7 बच्चे हैं। अब सातों बच्चे में से टोटल 6 लड़का होता है और एक लड़की होती है, बल्कि 2 लड़की होती है और 5 लड़का होता है। टोटल 7 बच्चा होता है। अब 7 बच्चे में से सबसे बड़ा वाला जो बच्चा होता है वो लड़का होता है और उसको उम्र जो है 22 साल होता है। अब ये 22 साल का जो लड़का है, एक केस की वजह से वो जेल के अंदर बंद था। जेल के अंदर बंद था तो पिता बार बार कोशिश कर रहा था, और जिस वजह से जिसने उस बेटे को, उस लड़का को अंदर किया है, उस परिवार में बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, तरह तरह की हरकतें कर रहा था, अपना रहा था, जो किसी भी वजह से मेरे बेटे के ऊपर जो केस है उस केस वो लोग केस उठा ले और मेरे बेटे को जमानत मिल जाए, वो बाहर आ जाए। लेकिन वो परिवार जिसने केस डाला था, वो परिवार जो है किसी भी कीमत पर नहीं मानते। इसी बीच होता ही है, जो 5 बच्चे में से एक तो जेल चला गया था, बड़ा वाला। उसके बाद एक और बच्चा गायब हो जाता है जो 7 साल का होता है। जैसे गायब होता है तो पिता के साथ साथ आसपास के लोग भी परेशान, जो एक 7 साल का बच्चा गायब हो गया। उसके बाद ढूंढने लगता है, बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस केस होती है, केस दर्ज कराता है, यानी गुमशुदगी का केस दर्ज होता है। उससे भी कुछ फायदा नहीं होता। करीब करीब 5 दिन बीत जाता है। 5 दिन बीत जाने के बाद जो लड़का गायब हुआ था, उस लड़के का किसी दूसरी जगह में, यानी घर से करीब काफी दूरी में उस लड़के को देखा जाता है, और उस लड़के को जिंदा नहीं देखा जाता, बल्कि उसका मौत हो चुका था। उसको किसी ने मारकर सड़क किनारा पर फेंक के चला गया था। जैसी ये खबर पुलिस वाले और उस परिवार को पता चलता है, वहां पे जाते हैं। परिवार की तो हाल बहुत बुरा हो जाता है। 7 साल का छोटा सा बच्चे को इस तरीके का मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे दर्दनाक मौत दी गई थी। उसका गला काटा गया था, गला रेदा गया था। कोई भी इंसान देखेगा तो उसको, सब लोगों को लगेगा जो भी किया है वो बहुत खिलौना टाइप का इंसान होगा, दरिंदा होगा, जो ऐसा छोटा सा बच्चा को इस तरीके का मौत दे सकता है, गला रेत कर। बहरहाल पुलिस को खबर जाती है, पुलिस आती है, पुलिस सबको कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। उसके बाद पुलिस जब इस पूरा परिवार और उस केस से जुड़े हुए, मर्डर से जुड़े हुए पूरा छानबीन करता है, जो सच्चाई सामने आता है, पुलिस जो सच्चाई सामने लेकर आता है, इसे सुनने के बाद किसी के कानों पर यकीन नहीं होता है, जो कोई पिता अपने बेटे को इस तरीके का मौत दे सकता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, और पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। जैसे हर वीडियो में मैं बताता हूं, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कहाँ का है और कब का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है। तो ये घटना जो है मुरादाबाद का नसीराबाद का है। मुरादाबाद के अंदर ही एक जिला जगह आता है नसीराबाद, और इसी नसीराबाद में रहने वाला इद्रिस के परिवार की कहानी। जो घर के मुखिया होता है उनका नाम होता है इद्रिस। इद्रिस की पत्नी जो है अंजुम नाम होती है। इद्रिस और अंजुम के बीच में टोटल 7 बच्चा है। अब 7 बच्चों में से 2 लड़की होती है और 5 लड़का होता है। पांचों लड़का में से सबसे बड़ा वाला जो है 22 साल का लड़का होता है, यानी पूरा घर का, पूरा परिवार का, जो इन दोनों के बीच का, इद्रिस और अंजुम के बीच में जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है, वो है, उसका नाम होता है यूसुफ, जो 22 साल का होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खुशहाल परिवार था, खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसी बीच जो है 7 साल का बेटा वो गायब हो जाता है, जिसका नाम होता है हसन। हसन 7 साल का, जो 18 जनवरी 2024 को घर के बाहर खेल रहा था। लेकिन इसी बीच सुबह के वक्त खेल रहा होता, लोगों को दिखाई देता है। फिर कुछ ही देर में जब हसन को ढूंढा जाता है, हसन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, तो ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते देर हो जाता है। अब सबको लगने लगा था हसन गायब हो गया, हसन को कोई लेके चला गया या फिर किडनैपिंग हो गई। 18 जनवरी बीत जाता है, सुबह से लेके शाम हो जाता है। पूरा गांव वाले को मालूम पड़ जाता है जो इद्रिस का बेटा जो है हसन गायब हो चुका है, किसी ने किडनैप कर लिया, उसका कोई आता पता नहीं।
19 तारीख को सुबह सुबह पुलिस स्टेशन जाता है इदरीस, और इदरीस के कुछ आसपास के लोग जो रहने वाला होता है, पड़ोसी है, पुलिस स्टेशन में जाके हसन के किडनैपिंग का, जो गुमशुदगी का, मिसिंग का केस दर्ज भी होता है। 7 साल का बेटा, पुलिस छानबीन करता है, और ऐसे में पुलिस वाले को भी कुछ पता लगाने का कुछ जरिया नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि 7 साल का बेटा ना तो उनके पास मोबाइल है और ना ही उसका किसी से दुश्मनी हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा किसके साथ क्या दुश्मनी हो सकता है। उसके साथ ही जो छोटा बच्चा होता है उन्हीं लोग से पूछा जाता है, घर परिवार से पूछा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आता जिसके वजह से हसन को कोई गायब कर सकता है या कोई लेके जा सकता है। धीरे धीरे दिन बीता, करीब करीब 5 दिन हो जाता है। 22 तारीख को, 18 तारीख को गायब हुआ था, 19 तारीख को रिपोर्ट दर्ज होती है, और 22 तारीख को एक जगह से खबर आती है जिस जगह का नाम होता है चक्रोट, जो नासिराबाद से थोड़ी दूर में है। चक्रोट के सड़क किनारे पे एक बच्चे का बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस जाती है, क्योंकि एक ही पुलिस स्टेशन के अंदर था वो, चक्रोट और नासिराबाद। पुलिस जाती है, जाने के बाद देखता है कि हाँ, उम्र तो जो है करीब 7-8 साल का होगा बच्चे का, और 5 दिन पहले एक रिपोर्ट भी दर्ज हुआ था। तो उस इदरीस के परिवार को खबर दी जाती है, इदरीस के परिवार जाता है। जाने के बाद हसन को बॉडी को देखता है, देखने के बाद रोना भी लगना चालू हो जाता है, क्योंकि वो हसन का ही बॉडी होता है। अब किसी 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा दरिंदगी किया गया और घर के परिवार के लोग देखेगा तो उन लोग का तो बुरा हाल होना ही है। साथ ही में लोगों को भी आश्चर्य हो रहा था, जो एक 7 साल का एक लड़का को इस तरीके का मौत कैसे कोई दे सकता है। बहुत बड़ा दुश्मनी रहा होगा तभी कोई ऐसा हरकत करेगा। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन बॉडी को देख के लग रहा था जिस जगह पे बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस का भी सोचना है, और जो भी लोग वहां पे था, लोग देख रहा था, जिन लोगों को पता चल रहा था, उन लोगों को लग रहा है अगर बॉडी जो है ताज़ा बॉडी नहीं थी, यानी उस हसन को जिस दिन बॉडी मिलती है उसी दिन मारा नहीं गया था, बल्कि मारा काफ़ी पहले गया था, 2-3 दिन पहले मारा गया था। बॉडी की हालत जो है, कंडीशन जो था बहुत खराब हो चुका था, मतलब सड़ने वाला था, इस टाइप का था। पुलिस को भी वही लगा। और सबसे बड़ी वजह जो है, इस जगह पे बॉडी पड़ी हुई है, जो चक्रोट इलाका है, उस जगह सड़क किनारे पे है, लोगों का आवाजाही रहता है। अगर जिस दिन गुम हुआ, जिस दिन गायब हुआ, उसी दिन अगर इसके साथ हादसा होता या इसे मार दिया गया होता तो दूसरे ही दिन लोगों को दिखाई देता, पता चल जाता। तो इसमें मालूम पड़ता है कि उस बॉडी को मारने के कई दिन बाद, 2-3 दिन बाद उस जगह में फेंका गया। और ये भी पता चल रहा था जो उस बच्चे को गला रेता गया था, गला काटा गया था, अगर गला काटता उस जगह में खून का छींटा रहता, खून का धब्बा होता, खून गिरा हुआ रहता, लेकिन पैसा भी कुछ नहीं था जिस जगह पे बॉडी था। पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और यहाँ उस हसन के घर पे आते हैं। अब इस बार जो है पुलिस जोरों शोरों से, क्योंकि मर्डर हो चुका था, पहले तो मिसिंग का कंप्लेंट था, लेकिन अभी उस मिसिंग कंप्लेंट सीधा 302 का अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके अब इसका छानबीन शुरू होता है। सबसे पहले पूछताछ जो है घर वाले से किया जाता है, इदरीस के परिवार से। इदरीस के परिवार के लोगों का बुरा हाल है, आसपास से भी पूछा जाता है, लेकिन ऐसा क्लू, ऐसा कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, कुछ जानकारी नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, आसपास के लोगों से पता चला है जो इदरीस का 2 शादी हुई थी, और ये जो बेटा था जो मरा हुआ है, हसन, जिसका मर्डर हुआ है, इसकी दूसरी पत्नी जिसके साथ वो रह रहे हैं उसकी है। और हसन का जो पहला पत्नी है वो छोड़ चुका है। हसन का पहले पत्नी से 3 बेटा है, और ये जो दूसरी बेटी अंजुम है, इससे 1 बेटी है, यानी टोटल हसन के टोटल 4 बच्चे हैं। मैंने 7 बच्चे का जिक्र किया था। और जो अंजुम है, इसका भी दूसरी शादी थी। अंजुम का पहले पति से 2 बेटा और 1 बेटी थी, यानी 1 लड़की। इनका भी 3 बच्चा था। और अंजुम और इदरीस के बीच में 1 लड़की आती है, यानी टोटल 6 बच्चा हो जाता है। 6 और 1 7, 2 लड़की और 5 लड़का। ये हसन जो है, अंजुम का दूसरा पति से ये उसका बेटा था, और इदरीस का सौतेला बेटा, इतना पता चलता है। और इदरीस का ये भी पता चलता पुलिस वाले को, पूरा खंगाला था, पूरा परिवार का कच्चा चिट्ठा निकाला था। 7 साल का बेटे का मौत हुआ था।
तो पुलिस वाले को कच्चा चीटा जब निकाला था तो पता चला इदरीस का जो बड़ा वाला बेटा है यूसुफ, सबके बारे में पूछा गया, एक बेटा के बारे में पता नहीं चल रहा था। तो पता चलता है जो यूसुफ है इदरीस का बड़ा वाला बेटा, वो जेल में बंद है। और जेल में बंद क्यों है तो उसके बारे में भी पता चलता है। जो यूसुफ 22 साल का लड़का होता है, घर के पास ही रहने वाले एक परिवार के एक लड़की को वो भगा कर लेके गए थे। ले जाने के बाद कुछ दिन उसके साथ रहा, फिर वो लड़की अपने घर आती है। आने के बाद उस लड़की के परिवार इस यूसुफ के खिलाफ, यूसुफ के ऊपर केस दर्ज कराता है, रेप का मामला दर्ज कराता है। और जो भगा कर लेके जाने वाला जो मामला होता है वो भी उसको ऊपर दर्ज कराते हैं, जिसके चलते उस यूसुफ को पुलिस वाले हिरासत में लेता है और उसको जेल भेज देता है। अब जब पुलिस को ये बात पता चला तो पुलिस को लगने लगा हो सकता है लड़की के परिवार, जिस लड़की ने रेप का आरोप लगाया, हो सकता है वो बदला लेने के लिए इदरीस के इस बेटे को मार दिया। क्योंकि ये भी पता चला था जो इदरीस बहुत सारी हरकतें अपना रहा था अपने बेटे को बाहर लाने के लिए, उस लड़की के परिवार में बहुत बार जा चुका है, मिन्नतें कर चुका है, कहीं ना कहीं डराया भी है, धमकाया भी है। तो जैसा चलता है एक बेटे को बाहर लाने के लिए एक पिता का कोशिश था, लेकिन वो लड़की के परिवार किसी भी कीमत पर नहीं माना। तो पुलिस वाले सोचता है हो सकता है लड़की के परिवार इस इदरीस को सबक सिखाने के लिए उसके दूसरे बेटे हसन को मार दिया। तो पुलिस सीधा उस लड़की के परिवार में जाता है और हसन के बारे में बातचीत करता है, इदरीस के बारे में बातचीत करता है, यूसुफ को मैटर को लेकर। लेकिन लड़की के पूरा परिवार से जब पुलिस वाले बातचीत कर रहा था, ऐसा कोई किसी पुलिस कर्मी को नहीं लग रहा था जो हाँ ये परिवार ऐसा कर सकता है। बातों से ही साफ साफ पता चल रहा था जो नहीं, ये परिवार इस केस से बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये लोग भी सुनने के बाद शॉक्ड रह गया था जो एक 7 साल के बेटे के साथ ऐसा हरकत किया गया। कहीं ना कहीं उस पूरा सिटी में एक सनसनी मचा हुआ था, एक 7 साल के लड़का को इस तरीके का मौत दिया गया। पुलिस का ये लड़की के मैटर का भी, जो परिवार का भी जो पूछताछ से हाथ खाली रह जाता है। फिर से पुलिस वाले जो है इदरीस के परिवार में जाता है, फिर से बातचीत करता है, जो कुछ तो पता हो, कुछ तो ऐसा क्लू मिले जिसके जरिए हम लोग पता करें। ऐसा भी नहीं जो उस लड़के के पास मोबाइल था जिसको CDR निकाले, ऐसा बहुत टेक्निकल सहारा मिल जाता है आजकल के दौर पे पुलिस वाले को। लेकिन एक गांव खेड़े का मामला था और ऊपर से ना तो CCTV फुटेज मिलता है और ना ही उस लड़के के पास मोबाइल था। जब बार बार उस परिवार से पुलिस जाना आना लगा रहता है, एक दिन पुलिस कर्मी जाते हैं, इदरीस से बातचीत करता है तो इदरीस के गले में एक गमछा था। अब किसान था तो गांव में जैसा होता ही है आमतौर पे गमछा लटकाया हुआ था और उस गमछे में जो है कुछ खून के धब्बे, लाल लाल छींटा लग रहा था। पुलिस गौर किया। पुलिस उस बारे में जब इदरीस से पूछा जो तुम्हारे गले में जो गमछा है इसमें लाल लाल छींटा किस चीज का है, तो इसमें जो है इदरीस हड़बड़ाने लगे और बातें घुमाने लगे। इससे पहले भी कई मर्तबा जब इदरीस से पूछा गया, कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो रहा था। जब पता चला था जो इदरीस का ये सौतेला बेटा है, अंजुम का बेटा है और ये दूसरा पति से था, तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक जो है इदरीस के ऊपर गया था। हो सकता है इदरीस ने कुछ किया हो। और ये भी पता चला था एक बेटा जेल में है, तो कहीं ना कहीं इदरीस के जो नेचर के ऊपर भी कहीं ना कहीं पुलिस वाले को शक हुआ था। जब इस लाल चीटा के बारे में पूछा डायरेक्टली तो इदरीस जो हड़बड़ाने लगे। अब पुलिस को शक होता है, पुलिस अब इदरीस को सीधा थाने ले जाता है। अब तक तो घर में पूछताछ हो रहा था सबके सामने, जब वो हड़बड़ाने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे, पुलिस को शक हो गया था जी ये तो कोई ऐसा काम करता तो है ही नहीं, ये खेती किसानी करता है और इसके गमछे में खून का छींटा और ऐसा जवाब भी दे रहा था जो इसे पुलिस को शक हो गया। उसको पकड़ के थाने ले जाता है। थाने ले जाने के बाद थोड़ा डरा धमका के पूछता है, यानी सख्ती करता है। जब पुलिस डराता है, धमकाता है, तब इदरीस सच्चाई बयान कर देता है और इदरीस कहता है हाँ मैंने ही अपने बेटे हसन को मारा। किस तरीके से मारा वो भी बताता है। जो 18 जनवरी के सुबह के वक्त वो बाहर खेल रहा होता, घर के बाहर, मैं जा रहा था खेती में, तो इसी बीच मैंने उसे कहा, क्योंकि हम लोग का गन्ने का खेत है, मैंने कहा बेटा जा गन्ने के खेत में जा, मैं आ रहा हूँ और कुछ गन्ना लाना है, तू भी चल।
तो हसन जो है पिता का बात सुनकर वो गन्ने के खेत में चल देते हैं। उसके बाद इदरिस, जैसा बोला था मैं आता हूँ, इदरिस थोड़ी देर में जाता है और जाने के बाद खेत है, सन्नाटा एरिया है, सुबह के वक्त था, कोई नहीं था। इदरिस एक चाकू लेकर जाता है घर से। ले जाने के बाद उस गन्ने का खेत में उस हसन 7 साल का बेटे को, सौतेला बेटे को वो गला रेत देते हैं। गला रेत देने के बाद वो वहीं झाड़ी पे फेंक कर वो आ जाता है। उसके बाद कुछ देर जाने के बाद वो खुद ढूंढने लगता है, जो हसन को दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव में ढंडोरा पीटता है, शाम तक ढूंढते रहता है। फिर दूसरे ही दिन 19 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराता है। 3-4 दिन बीत जाता है, लेकिन हसन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन ये इदरिस चाहता था हसन का बॉडी मिले और लोगों को पता चले, पुलिस को पता चले। तभी जो जिस वजह से इदरिस ने मारा था हसन को, तभी इसका गेम जो है सामने आए और वो उस गेम को खेल सके। दरअसल वो एक प्लान के तहत तो अपने बेटे को मौत दिया गया था, सौतेला बेटे को। जब 5 दिन बीत जाता है तब 4 दिन बीता था इदरिस के हिसाब से, लेकिन उस बेटे के बारे में किसी को नहीं पता। ये तो अब इदरिस सोचने लगे, अरे ये तो मामला उल्टा पड़ रहा है। तो फिर से वो उसी गन्ने के खेत में जाता है जहां पर हसन की बॉडी पड़ा हुआ रहता है। शाम के बाद चुपके से उस बॉडी को वो लेकर, जो चक्रोट इलाका है उसको पता था, जो यहाँ से लोगों का आवाजाही है, दिन भर लोग आना जाना करता है, जो इस जगह में अगर इस हसन के बॉडी को फेंकूंगा लोगों को नजर आएगा, लोग पुलिस को खबर देंगे, फिर सामने आएगा, तब पता चलेगा हसन की मौत हो गई, तब तफ्तीश होगा, फिर एक मामला सामने आएगा। तो इसका जो गेम है, इसका जो प्लान है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, जो इदरिस का आपको आगे पता चलेगा। तो चुपके से जाता है। जाने के बाद 22 तारीख को ही जाता है, 21 को जाता है, उस हसन के बॉडी को लेकर चक्रोट इलाका में फेंक देता है सड़क किनारे पे। 23 तारीख की सुबह सुबह लोगों को जैसे आवाजाही होता है, लोगों को नजर पड़ता है, पुलिस को खबर देता है। ये सब कुछ कर देता है, परिवार को भी पता चलता है, पुलिस को भी पता चलता है हसन की मौत हो गई, किसी ने गला रेत कर मार दिया। पोस्टमार्टम भी होता है, उसमें भी वही पता चलता है। अब इदरिस ये कबूल कर लिया जो मैंने मारा, लेकिन वो क्यों मारा और लोगों के सामने क्यों लाना चाहता था। अक्सर देखा गया कोई भी मुजरिम हो, अगर कोई मर्डर करता है तो वो उस बॉडी को छुपाना चाहता है, जिसको मारता है उसका बॉडी को छुपा देता है, किसी को नजर ना आए। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था जो मारने के बाद सोचता है लोगों को नजर आए, लोगों को पता चले जिसकी मौत इस तरीके से हुआ है, तभी इसका जो गेम था, उसका जो प्लान था वो सक्सेसफुली होगा। अब पुलिस को ये पता है मैंने इस तरीके से मारा, लेकिन अब सबसे बड़ी वजह, एक पिता आखिर अपने भले ही सौतेला हो, क्यों मारा। जब ये सवाल किया गया तब इदरिस ने एक कहानी और बताई। जैसे कि सब लोग को पता है, पुलिस को भी पता था, जो इदरिस का बड़ा बेटा 22 साल का, जो रेप के आरोप में जेल में बंद है, वो चाहता था उसका बेटा बाहर आए। जो परिवार उस बेटे को अंदर किया, उस परिवार से कई मर्तबा वो रिक्वेस्ट किया, कई हरकतें अपनाया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगा, लेकिन वो लड़की के परिवार किसी भी कीमत पर केस वापस नहीं ले रहा था। जिसके चलते इदरिस मन ही मन में सोचता था जो मेरे बेटे जेल में सड़ रहा है, किसी भी कीमत पर उसको बाहर लाना चाहता था, उसका सगा बेटा था। तो उसके मन में ख्याल आया जो इस लड़की के परिवार को ऐसा फंसाऊंगा जिसके चलते मेरा बेटा भी छूट जाएगा, मजबूर करूंगा जो केस वापस लेना ही पड़ेगा उसे। लेकिन कैसे। फिर इसके प्लान में आता है क्यों ना मेरा एक बेटे को मार दूं, इस हसन को मार दूं, और इसका जब पूछताछ होगा, छानबीन होगा, मैं सीधा उस लड़की के परिवार के ऊपर डाल दूंगा। लड़की के परिवार मजबूर अपना केस उठाएगा, मैं सौदा करूंगा, मेरा बेटा भी बाहर आ जाएगा, और ये तो मेरा सगा बेटा है ही नहीं। इस प्लान के तहत वो हसन को मारा था। लेकिन जब पुलिस वाले के सामने ये बात उगाला, सबके पैर तले जमीन खिसक जाता है। जो एक रेपिस्ट बेटे को बचाने के लिए एक छोटा सा बेगुनाह बच्चे को, 7 साल के लड़का को ये मौत दे देता है, वो भी इस तरीके से, ऐसे खिलौना तरीके से। इसे सुनने के बाद उस अंजुम के तो पैर तले जमीन खिसक जाते हैं, जो सगी माँ थी। और उस इलाका में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था जो इदरिस इस तरीके से हरकत को अपना सकता है। बहरहाल पुलिस पूरा सुनने के बाद उसे इदरिस के ऊपर 302 का धारा लगाता है। लगाने के बाद उसको जेल भेजता है। कहाँ इदरिस अपने बेटे को छुड़ाने गया था, लेकिन वो खुद जेल के अंदर चला जाता है और इस केस को और भी मजबूती से बनाता है। जो एक माइनर लड़का, जो एक
7 साल का बेटा होता है, उसको मौत के घाट उतारा हो इस तरीके से, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी गुमराह कर रहा था, एक परिवार को भी फिर से फंसाना चाहता था, जिस परिवार में एक रेपिस्ट, जिस परिवार के एक लड़की को ऊपर रेप किया गया था, उस परिवार को फंसाना चाहता था। ये था वो पूरी कहानी। मुरादाबाद का मुरादाबाद जिला के अंदर एक इलाका लगता है नासिराबाद, और इसी नासिराबाद के रहने वाला इदरीस के परिवार की कहानी था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।